हम्म। 21 अगस्त 1911। हाँ, पेरिस का वो मशहूर, लूवर म्यूजियम। बिल्कुल, पेरिस का मशहूर लूवर म्यूजियम। दिन था सोमवार का। और सोमवार को तो म्यूजियम अक्सर हाँ, जनता के लिए बंद रहता था, लेकिन अंदर मेंटेनेंस का काम करने वाले कर्मचारियों की तो आम दिनों जैसी ही हलचल थी ना। सही बात है। और इसी बीच म्यूजियम के एक साइड वाली दरवाजे से 3 आदमी चुपचाप बाहर निकलते हैं। उनके हाथ में एक कंबल था। हाँ, एक कंबल। और उस कंबल के अंदर कुछ ऐसा छिपा था जो मतलब कला की दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। बिल्कुल बदलने वाला था। वो तेजी से एक ट्रेन पकड़ते हैं और पेरिस की भीड़ में रफू चक्कर हो जाते हैं। उस वक्त तो पूरी दुनिया को ये खबर तक नहीं थी कि जो चोरी अभी अभी हुई है वो किसी आम चीज की नहीं है। वो इतिहास की सबसे बड़ी कलाकृति की चोरी थी। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा का मिशन कुछ ऐसा ही है, बहुत ही खास। हमारे पास ध्रुव राठी के एक विस्तृत वीडियो के कुछ बेहद दिलचस्प नोट्स मौजूद हैं। और बहुत सारे तथ्य भी। हाँ, तथ्य भी। तो आज हम इसी पूरी जानकारी का विश्लेषण कर रहे हैं, ये समझने के लिए कि आखिर लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े पर बनी पेंटिंग, जिसका आकार बस 77 बाई 53 सेंटीमीटर है, हाँ, वो लगभग $1 बिलियन की कीमत वाली दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग आखिर कैसे बन गई? मतलब ये सफर तय कैसे हुआ? इस पूरी कहानी के केंद्र में ना एक शब्द है, जुनून। जुनून। हाँ, जब हम इस कलाकृति की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में सिर्फ रंगों या ब्रश की बात आती है, या फिर उस रहस्यमयी मुस्कान की। बिल्कुल। लेकिन आज इन स्रोतों से जो तथ्य हम सामने रखने वाले हैं वे साबित करते हैं कि यह सफर सिर्फ एक स्टूडियो तक सीमित नहीं था। तो फिर कहां तक था? ये इंसान की एनाटॉमी को समझने के विज्ञान का सफर है, इतिहास के कुछ सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों का सफर है, और सबसे बढ़कर एक ऐसी दुस्साहसिक चोरी का सफर है जिसने एक गुमनाम सी पेंटिंग को रातों रात एक ग्लोबल आइकन बना दिया। और मुझे लगता है ये जुनून सबसे पहले उसी आदमी में दिखता है जिसने इसे चुराने का फैसला किया था। मास्टरमाइंड विंसेंजो पेरुगिया। हाँ, विंसेंजो पेरुगिया। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई हॉलीवुड फिल्मों जैसा पेशेवर अंतर्राष्ट्रीय चोर नहीं था जो लेजर सिक्योरिटी पार करके आया हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो उसी लूवर म्यूजियम का ही एक आम कर्मचारी था, एक शीशे का काम करने वाला कारीगर। हाँ, वो एक इटालियन राष्ट्रवादी था और उसके दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि चूंकि लियोनार्डो दा विंची एक इटालियन थे तो उनकी ये महान रचना इटली की ही संपत्ति होनी चाहिए। बिल्कुल, उसे लगता था कि इसे इटली में ही होना चाहिए, फ्रांस में नहीं। और ये राष्ट्रवाद का जुनून ही था जिसने उसे इतना दुस्साहसिक कदम उठाने पर मजबूर किया। जरा सोचिए, रविवार की रात को वो म्यूजियम के ही एक छोटे से स्टोरेज रूम में छिप गया। पूरी रात? हाँ, पूरी रात। उन अंधेरे और ठंडे गलियारों के बीच एक झाड़ू रखने वाली कोठरी में उसने रात बिताई। बाप रे। और सोमवार सुबह जब म्यूजियम बंद रहता था वो पेंटिंग को फ्रेम से निकालता है, अपने काम करने वाले कोट के नीचे छिपाता है और आराम से बाहर निकल जाता है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो चोरी के बाद का हिस्सा है। मतलब उसने इस पेंटिंग को तुरंत ब्लैक मार्केट में बेचने की कोई कोशिश ही नहीं की। बिल्कुल नहीं। पूरे 2 साल तक उसने उस बेशकीमती कलाकृति को पेरिस में अपने ही एक छोटे से कमरे में, एक संदूक के अंदर छिपा कर रखा था। एक छोटे से कमरे में जहां दुनिया भर की पुलिस उसे पागलों की तरह ढूंढ रही थी। हर दिन ये डर के कहीं कोई दरवाजा ना खटखटा दे। उस मानसिक दबाव का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन आखिरकार उसका ये धैर्य जवाब दे ही गया जब वो फ्लोरेंस पहुंचा। हाँ, इटली के फ्लोरेंस शहर। वहां जियोवानी पोगी नाम के एक आर्ट डीलर को उसने से बेचने की कोशिश की और बस तब उसका राज खुल गया। जियोवानी को पेंटिंग देखते ही शक हो गया था। उसने पीछे लगी लोअर की मुहर चेक की और उसे समझ आ गया कि ये वही पेंटिंग है जिसके लिए पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। फिर विंसेंजो पेरुगिया को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 6 महीने की जेल हुई। और आखिरकार 1914 में ये पेंटिंग वापस पेरिस के लोवर म्यूजियम लौट आई। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सोवट मोमेंट क्या है? क्या है? वो ये है कि 1911 की इस चोरी से पहले ये कलाकृति आम जनता के बीच कोई बहुत मशहूर नाम नहीं थी। अच्छा। हाँ, जो लोग कला की गहरी समझ रखते थे या जो इतिहासकार थे, बस वही इसकी असली अहमियत जानते थे। मतलब आम लोग इसे नहीं पहचानते? बिल्कुल नहीं। लेकिन चोरी होने के बाद ये खबर पूरी दुनिया के अखबारों की हेडलाइन बन गई। हर दिन इसकी तस्वीरें छपने लगी। लोग लूवर म्यूजियम में सिर्फ उस खाली दीवार को देखने के लिए लाइन लगाने लगे जहां से इसे चुराया गया था। ये तो कमाल है। मतलब आज जिसे दुनिया की सबसे महान कलाकृति माना जाता है उसकी इस बेतहाशा लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा श्रेय वास्तव में विंसेंजो पेरुगिया की उस चोरी को जाता है।
चोरी ने इस चेहरे को रातों रात दुनिया भर में मशहूर तो कर दिया, लेकिन एक बड़ी विडंबना थी। वो क्या? वो ये कि लाखों लोग अखबारों के पहले पन्ने पर छपे इस चेहरे को देख रहे थे, फिर भी सदियों तक कला के जानकारों को ये तक नहीं पता था कि चेहरा असल में है किसका। ये एक बहुत बड़ा रहस्य था। हमारे पास जो नोट्स हैं वे बताते हैं कि लोगों ने कैसी कैसी थियोरीज बना रखी थीं। कोई कहता था कि ये दा विंची की माँ की तस्वीर है, कोई इसे इटली की किसी रहस्यमयी रानी का चित्र बताता था, और 1987 में तो हद ही हो गई। वो डिजिटल थ्योरी वाली बात। हाँ, लिलियन श्वार्ट्ज नाम की एक आर्टिस्ट ने डिजिटल थ्योरी देकर सबको चौंका दिया। उनका दावा था कि दा विंची ने असल में खुद को ही एक महिला के रूप में पेंट किया था। ये थ्योरी काफी चर्चा में रही थी। जब किसी चीज के इर्द गिर्द इतना रहस्य होना, तो मानव मस्तिष्क अपनी खुद की कहानियां गढ़ने लगता है। सही कहा। लिलियन श्वार्ट्ज की थ्योरी दा विंची के चेहरे और इस पेंटिंग की डिजिटल ओवरलैपिंग पर आधारित थी। लेकिन विज्ञान के नजरिए से देखें तो किन्हीं भी दो चेहरों को अगर सही एंगल से एक के ऊपर एक रखा जाए तो उनमें कुछ संरचनात्मक समानताएं दिखी जाती हैं। बिल्कुल, सच्चाई इस थ्योरी से कोसों दूर थी, और इस पहचान के संकट को हमेशा के लिए खत्म करने का काम किया फ्लोरेंस के एक प्रोफेसर ने। प्रोफेसर पलांटे। हाँ, उन्होंने 2004 में अपने 25 सालों के गहन शोध के बाद 25 साल? जी, ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर यह साबित कर दिया कि ये महिला लिसा गेरार्डिनी थी। लिसा गेरार्डिनी? तो अगर उनका नाम लिसा गेरार्डिनी था तो ये मोनालिसा नाम कहाँ से आ गया? क्या मोना कोई उपाधि है? इसका जवाब इतालवी संस्कृति में छिपा है। इटालियन भाषा में सम्मान देने के लिए मैडोना शब्द का इस्तेमाल होता था। अच्छा, मैडोना, जिसका मतलब मैडम या माय लेडी होता है। समय के साथ बोलचाल की भाषा में मैडोना लिसा शॉर्ट होकर मोनालिसा बन गया। जैसे हम शब्दों को छोटा कर देते हैं। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात है, लिसा गेरार्डिनी की शादी फ्लोरेंस के एक जाने माने सिल्क व्यापारी फ्रांसिस्को जियोकोंडो से हुई थी। जियोकोंडो? हाँ, शादी के बाद उनके नाम में जियोकोंडो जुड़ गया, और इसी से इस पेंटिंग का दूसरा नाम ला जियोकोंडा पड़ा। ला जियोकोंडा। इतालवी भाषा में जियोकोंडा का मतलब होता है प्रफुल्लित, खुशमिजाज या ब्राइट। फ्रांसीसी लोग इसे ला जोकोंड कहते हैं। खुशमिजाज? हाँ। ये नाम सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि जब कोई इस पेंटिंग को गौर से देखता है तो लिसा के चेहरे पर कोई बड़ी सी हंसी तो है नहीं, बल्कि एक ठहराव सा है। और इस ठहराव के पीछे एक बहुत ही भावुक और मानवीय कहानी छिपी है। कैसी कहानी? जो प्रोफेसर पलांटी के शोध से ही सामने आई। अगर इस कलाकृति को बहुत करीब से देखा जाए तो लिसा के बालों और माथे पर एक बहुत ही बारीक, लगभग पारदर्शी घूंघट नजर आता है। पारदर्शी घूंघट? हाँ, कला के इतिहासकार इसे शोक का घूंघट या मॉर्निंग वेल कहते हैं। शोक का घूंघट। दस्तावेज बताते हैं कि 1499 में लिसा ने अपनी एक नवजात बेटी को खो दिया था। ओह। ये माना जाता है कि दिसंबर 1502 में जब उनके दूसरे बेटे का जन्म हुआ, तब उस खुशी और पिछले दुख के मिलेजुले भावों के बीच फ्रांसिस्को ने ये पेंटिंग बनवाई थी। ये बहुत गहरा है। ये तथ्य इस पेंटिंग को सिर्फ एक लकड़ी के टुकड़े से उठाकर एक जीवित, सांस लेते इंसान के दुख और उसकी वापसी की कहानी में बदल देता है। बिल्कुल, ये एक माँ की कहानी बन जाती है। हम हमेशा उसकी उस रहस्यमयी मुस्कान की बात करते हैं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक माँ का गहरा दुख और एक नए जीवन की उम्मीद दोनों छिपे हो सकते हैं। सही कहा। अच्छा, इस मानवीय पहलू से हटकर अगर हम इसके भौतिक रूप पर बात करें, जो भी लोग इसे पहली बार देखते हैं उनका पहला रिएक्शन अक्सर यही होता है कि ये पेंटिंग बहुत डल और पीली सी है। हाँ, ये शिकायत अक्सर होती है। नोट्स में तो एक बहुत ही मजेदार वाक्य का जिक्र है जहां एक प्रोफेसर ने यहाँ तक कह दिया कि लिसा का रंग इतना पीला है जैसे वो हाई कोलेस्ट्रॉल की मरीज हो। हाई कोलेस्ट्रॉल, ये टिप्पणी उस समय काफी सुर्खियों में थी, लेकिन इसके पीछे कोई बीमारी नहीं है। तो फिर क्या है? विशुद्ध रसायन विज्ञान और समय का प्रभाव। सबसे पहली बात, ये पेंटिंग किसी कागज या कपड़े वाले कैनवास पर नहीं बनी है। ये लकड़ी पर बनी है ना? हाँ, पॉपुलर लकड़ी के एक पैनल पर। इटली के कलाकारों को ये लकड़ी बहुत पसंद थी क्योंकि ये बहुत चिकनी होती थी। लेकिन लकड़ी के साथ तो नमी की समस्या होती है। वही सबसे बड़ी दुश्मन है। नमी से लकड़ी को बचाने के लिए दा विंची ने इस पर वार्निश की कई परतें चढ़ाई थीं। वार्निश? ऑक्सीडाइज होने लगता है और पीला पड़ जाता है, जिसे ब्लीचिंग कहते हैं। जब ये पेंटिंग 16वीं सदी में बनी थी तो इसके रंग बहुत जीवंत और चमकदार थे। मतलब आज जो पीलापन दिखता है वो 5 सदियों के समय की धूल और वार्निश का नतीजा है। बिल्कुल। और यहीं से एंट्री होती है दा विंची के उस वैज्ञानिक जुनून की।
दा विंची सिर्फ एक पेंटर तो थे नहीं, वो एक इंजीनियर थे, मूर्तिकार थे, आर्किटेक्ट थे और सबसे बढ़कर एक ऑब्सेसिव एनाटॉमिस्ट थे। एनाटॉमी का गहरा ज्ञान था उन्हें। और मोनालिसा की उस रहस्यमयी मुस्कान को परफेक्ट बनाने के लिए उन्होंने जो किया, वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। हाँ, वो चीरफाड़ वाली बात। फ्लोरेंस के अस्पताल सांता मरिया नुओवा में वो रात रात भर रुकते थे और वहां मोमबत्ती की रोशनी में लाशों की चीरफाड़ करते थे, सिर्फ ये समझने के लिए कि चेहरे की मांसपेशियां असल में काम कैसे करती हैं। ये आज के दौर में सुनने में भले ही थोड़ा डरावना या पागलपन लगे, लेकिन दा विंची के लिए कला और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू थे। उनका मानना था कि जब तक त्वचा के नीचे की संरचना को नहीं समझा जाएगा, तब तक त्वचा के ऊपर के भावों को सच्चाई से नहीं उकेरा जा सकता। बिल्कुल। उन्होंने अपने नोट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इंसानों में होंठों को हिलाने वाली मांसपेशियां किसी भी अन्य जानवर की तुलना में बहुत अधिक और जटिल होती हैं। और होंठों के आसपास की ये मांसपेशियां इतनी छोटी और नाजुक होती हैं कि उनका विच्छेदन करना बेहद मुश्किल काम था। लेकिन उनका ये शोध सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं था। उन्होंने जानवरों पर भी शोध किया था। उन्होंने इंसानों की मांसपेशियों की तुलना घोड़ों की मांसपेशियों से की। घोड़ों से? उन्होंने बाकायदा ये अध्ययन किया कि घोड़े के नथुने उठाने वाली मांसपेशी और इंसान के होंठों को हिलाने वाली मांसपेशी में क्या समानताएं हैं। ये तो अविश्वसनीय है। इतिहास ने शायद ही कोई और कलाकार होगा जिसने एक हल्की सी मुस्कान को लकड़ी के टुकड़े पर उतारने के लिए घोड़ों और इंसानों की एनाटॉमी का इतना सूक्ष्म अध्ययन किया हो। ये एक हल्की सी मुस्कान के पीछे शरीर रचना विज्ञान का पूरा एनसाइक्लोपीडिया छिपा है। और ये सिर्फ मांसपेशियों तक सीमित नहीं था, इसमें आंखों के धोखे का यानी ऑप्टिक्स का भी बहुत बड़ा खेल था। ऑप्टिक्स का खेल? नोट्स में स्फुमातो नाम की एक तकनीक का जिक्र है। ये रंगों को ब्लेंड करने की एक ऐसी तकनीक है जिसमें आउटलाइंस को ऐसे धुंधला कर दिया जाता है कि कोई स्पष्ट सीमा या बॉर्डर ही नहीं बचता, कोई शार्प लाइन नहीं होती। जैसे पेंटिंग में लिसा के बाल और पीछे जो इटली की अर्नो घाटी का बैकग्राउंड है वो आपस में धुएं की तरह मिलते हुए नजर आते हैं। और ये जो शब्द है ना, स्फुमातो, ये इतालवी शब्द फूमो से बना है, जिसका अर्थ ही धुआं होता है। धुआं? दा विंची ने इस तकनीक का सबसे जादू इस्तेमाल लीजा की आंखों और होठों के कोनों पर किया है। और ये सीधे तौर पर हमारी आंखों के काम करने के तरीके से जुड़ा है, यानी ऑप्टिक्स के विज्ञान से। हाँ, इसे एक बहुत ही रोजमर्रा के उदाहरण से समझा जा सकता है। कैसा उदाहरण? रात के समय आसमान में तारों को देखते हुए अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी धुंधले तारे को सीधे देखा जाए तो वो गायब हो जाता है। हाँ। लेकिन जैसे ही नजरें थोड़ी बगल में की जाती हैं, वो तारा फिर से चमकने लगता है। बिल्कुल। ये तो मैंने भी बहुत बार अनुभव किया है। ऐसा लगता है जैसे आंखें हमारे साथ कोई खेल खेल रही हों। ये आंखों का खेल नहीं बल्कि रेटिना का विज्ञान है। हमारी आंखों का जो केंद्र होता है, जिसे फोविया कहते हैं, फोविया, वो सिर्फ बारीक डिटेल्स और स्पष्ट रेखाओं को पढ़ता है, जबकि हमारी आंखों का पेरिफेरल विजन, यानी जब हम सीधे नहीं बल्कि किनारे से कुछ देखते हैं, हाँ, वो पेरिफेरल विजन परछाइयों, धुंधलेपन और रोशनी के बदलाव को ज्यादा अच्छे से पकड़ता है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जब लीसा के होठों को सीधे देखा जाता है तो हमारा फोविया काम कर रहा होता है। सटीक विश्लेषण। और क्योंकि दा विंची ने होठों के बीच की रेखा एकदम सीधी बनाई है, इसलिए सीधे देखने पर वो मुस्कुराती हुई नहीं लगती। एकदम सही। सीधे देखने पर फोविया उस सीधी लाइन की बारीक डिटेल पढ़ लेता है। लेकिन जैसे ही नजरें उनके चेहरे के दूसरे हिस्सों पर जाती हैं, जैसे उनकी आंखों या पीछे के पहाड़ों पर, तो पेरिफेरल विजन एक्टिव हो जाता है। और वो पेरिफेरल विजन होठों के किनारों पर सुमातो तकनीक से बनी उन धुंधली परछाइयों को पकड़ लेता है। परछाइयों की वजह से अचानक ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रही हैं। ये कोई जादू टोना नहीं था। ये दा विंची द्वारा इंसान के दिमाग और आंखों के विज्ञान का इस्तेमाल करके रचा गया एक मास्टर स्ट्रोक था। एक पेंटिंग जो देखने वाले के दिमाग को ही मैनिपुलेट कर दे, ये वाकई अद्भुत है। बिल्कुल। अच्छा, अब इस चर्चा को एक भौगोलिक मोड़ देते हैं। भौगोलिक मोड़? हाँ, एक इटालियन पेंटर ने इटली की एक महिला की पेंटिंग बनाई, तो फिर आज ये फ्रांस के लूवर म्यूजियम की शान कैसे बढ़ा रही है? इसका जवाब साल 1516 के एक ऐतिहासिक निमंत्रण में छिपा है। फ्रांस के तत्कालीन राजा फ्रांसिस प्रथम का निमंत्रण। वो कला के बहुत बड़े मुरीद थे। उन्होंने ही दा विंची को फ्रांस आने का न्योता दिया था। और दा विंची 64 साल की उम्र में आल्प्स के पहाड़ पार करके इटली से फ्रांस चले गए और अपने साथ इस पेंटिंग को भी ले गए। कहा जाता है कि उन्होंने इस पेंटिंग को कभी पूरा माना ही नहीं। वो 15 सालों तक इसके स्ट्रोक्स पर काम करते रहे।
1519 में जब फ्रांस में ही दा विंची का निधन हुआ तो ये पेंटिंग फ्रांस के शाही खजाने का हिस्सा बन गई। और फिर सदियों बाद 1797 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद इसे हमेशा के लिए लूवर म्यूजियम के हवाले कर दिया गया। ये ऐतिहासिक सफर तो काफी स्पष्ट है, लेकिन इसी सफर से जुड़ा एक और रहस्य है जिसने कला जगत में एक नई बहस छेड़ रखी है। वो दूसरी मोनालिसा का रहस्य। हाँ, स्रोतों के अनुसार ये सवाल बहुत गंभीरता से उठाया जा रहा है कि क्या दुनिया में मोनालिसा की एक नहीं बल्कि 2 पेंटिंग्स मौजूद हैं। और मजे की बात यह है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस सुराग है। पहला सुराग तो 1504 का है। दा विंची के ही समकालीन एक और महान कलाकार राफेल, उन्होंने उस समय मोनालिसा को देख के पेन और इंक से एक स्केच बनाया था। और उस स्केच में लीसा के पीछे 2 बड़े खंबे साफ नजर आते हैं। लेकिन लूवर वाली मौजूदा पेंटिंग में तो ऐसे कोई खंबे हैं ही नहीं। पहले इतिहासकारों ने सोचा है कि शायद राफेल ने अपनी याददाश्त से या अपनी कल्पना से वो खंबे जोड़ दिए होंगे। लेकिन फिर 1914 में दुनिया के सामने एक और पेंटिंग आई जिसे आइलवर्थ मोनालिसा नाम दिया गया। ये लंदन के पास आइलवर्थ में एक आर्ट कलेक्टर के घर से मिली थी। ये लॉवर वाली पेंटिंग से आकार में थोड़ी बड़ी है। इसमें लीसा काफी जवान दिख रही हैं। उनके चेहरे पर कोई रहस्यमयी मुस्कान नहीं है, बल्कि स्पष्ट भाव है। और सबसे बड़ी बात, इसमें पीछे ठीक वो 2 खंभे मौजूद हैं जो राफेल के स्केच में थे। आइलवर्थ मोनालिसा के सामने आने के बाद कला विशेषज्ञों के बीच सिद्धांतों की एक बाढ़ सी आ गई। क्या सिद्धांत थे? एक बहुत ही तार्किक सिद्धांत ये है कि दा विंची शायद मोनालिसा के 2 संस्करणों पर काम कर रहे थे। अच्छा। आइलवर्थ मोनालिसा शायद उस समय का काम था जब 1502 या 1503 में लिसा वास्तव में युवा थीं। और दा विंची अपनी शैली के साथ शुरुआती प्रयोग कर रहे थे। फिर 2010 में मोनालिसा फाउंडेशन ने इस आइलवर्थ पेंटिंग की बहुत गहराई से वैज्ञानिक जांच शुरू की। और उनके निष्कर्षों ने इस बहस को और भी दिलचस्प बना दिया। उनका क्या मानना था? उनका मानना है कि इस दूसरी पेंटिंग में जो चेहरा और हाथ बने हैं वे निश्चित रूप से लियोनार्डो दा विंची के ही ब्रश स्ट्रोक्स हैं। लेकिन जो बैकग्राउंड है, पहाड़ और खंबे, वो किसी और की शैली लगती है। ऐसा संभव है कि दा विंची की वर्कशॉप में काम करने वाले किसी जूनियर या अन्य कलाकार ने उस बैकग्राउंड को पूरा किया हो। ये तो कला के इतिहास का एक ऐसा अनसुलझा थ्रिलर बन गया है जहां हर नए सुराग के साथ एक नई कहानी जन्म ले लेती है। बिल्कुल। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को समेटते हैं। इन विस्तृत स्रोतों से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि मोनालिसा केवल एक उत्कृष्ट कलाकृति भर नहीं है। ये लियोनार्डो दा विंची के 15 सालों के अथक वैज्ञानिक परीक्षणों, ऑप्टिक्स के गहरे ज्ञान और एनाटॉमी के अध्ययन का सीधा परिणाम है। इसमें एक माँ के छिपे हुए दुख का मौन इजहार है और 1911 में हुई एक ऐसी दुस्साहसिक चोरी का संगम है जिसने इसे इतिहास के पन्नों से निकालकर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर ला खड़ा किया। और मुझे लगता है कि आज के तेज तरार समय में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। वो कैसे? आज के दौर में जहां ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है, शॉर्ट अटेंशन स्पैन एक आम बात हो गई है, ये कलाकृति याद दिलाती है कि किसी एक विचार पर सालों साल तक फोकस करने का क्या परिणाम हो सकता है। सही कहा। दा विंची ने कला, रसायन विज्ञान, प्रकाशिकी और शरीर रचना विज्ञान जैसे अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञान को एक साथ मिलाकर कुछ ऐसा रच दिया जो सदियों तक अमर हो गया। और इसी अहमियत के कारण आज लूवर म्यूजियम में इसके संरक्षण के लिए जो व्यवस्था की गई है वो किसी राष्ट्र प्रमुख की सुरक्षा से कम नहीं है। इसे एक विशेष बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रखा गया है जहां आर्द्रता को 50% और तापमान को हमेशा 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच बेहद सख्ती से मेंटेन किया जाता है, ताकि लकड़ी का वो पुराना टुकड़ा और खराब न हो। ये सुरक्षा व्यवस्था ही इस बात का प्रमाण है कि इंसानियत अपनी कितनी बड़ी धरोहर को सहेजने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। तो अंत में इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा सवाल उभरकर सामने आता है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। दा विंची ने 1503 में इस पेंटिंग को बनाना शुरू किया और 1519 में अपनी मृत्यु तक इसे अपने साथ रखा। लगातार इसके स्ट्रोक्स को सुधारते रहे। उन्होंने इसे कभी पूरा माना ही नहीं। ये सोचने वाली बात है कि एक महान रचनात्मक दिमाग के नजरिए से देखें तो क्या कोई मास्टरपीस कभी सच में पूरी होती है, या फिर कलाकार बस एक समय के बाद उसे अधूरा ही छोड़ देता है? जरा सोचिए, अगर दा विंची 10 साल और जीवित रहते तो क्या आज मोनालिसा की मुस्कान, उसके रंग या उसका स्वरूप बिल्कुल अलग होता? ये
कला और सृजन की प्रकृति पर एक बहुत ही दार्शनिक प्रश्न है। शायद महानता की कोई अंतिम रेखा नहीं होती, वो बस समय के एक बिंदु पर आकर ठहर जाती है और दुनिया उसी ठहरे हुए पल को अमर मान लेती है। बेहतरीन विचार। और इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इस ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सफर की गहराइयों में उतरने का अनुभव वाकई बेहद ज्ञानवर्धक रहा। अगली बार फिर किसी ऐसे ही दिलचस्प विषय के नए पहलुओं को समझने के लिए मिलेंगे।